कश्मीर में 1951 से लेकर अब तक सभी तरह के इल्लीगल यानी अवैध और एक तरफा कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 का वो फैसला भी शामिल है जिसके तहत कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा बदल दिया गया था और अब भारत कश्मीर में फिर से कुछ नया कर सकता है। कश्मीरियों के खुद फैसला लेने के हक को कमजोर किया जा रहा है। कश्मीरियों के हक को कमजोर करने के लिए वहां की आबादी को बदलने की कोशिश करी जा रही है। कश्मीर के बाहर के लोगों को फेक एड्रेस प्रूफ यानी फर्जी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। भारत कश्मीर में फिर से इल्लीगल और एक तरफा कदम उठा सकता है। फिर से कश्मीर का बंटवारा और वहां की आबादी को बदलने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कश्मीरियों को दबाने के लिए पिछले 22 महीनों से भारत कुछ न कुछ कर रहा है। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन किया जा रहा है। ये तमाम बातें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूएन सेक्रेटरी जनरल को एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखकर कही है। शाह महमूद कुरैशी ने आगे कहा है कि अगर आने वाले वक्त में भारत कश्मीर में फिर से कोई एक तरफा बदलाव करता है तो ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा, जिनमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल और चौथा जेनीवा कन्वेंशन भी शामिल है। हालांकि दूसरी तरफ भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका इंटरनल मामला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। दरअसल फ्राइडे को होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक बैठक करी थी और अहम बात यह है कि इस बैठक में अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार, रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल थे। इस बैठक की वजह से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह कोई आम बैठक नहीं थी और इसी के चलते पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री भी ये अंदाजा लगा रही है कि भारत सरकार कश्मीर में कुछ नया करने जा रही है। आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था और उसके बाद धीरे धीरे करके इन तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर को रिहा किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के 7 मेन सियासी दलों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया और कहा गया है कि इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का मेन मकसद कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करना है। मतलब इसमें शामिल दलों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उसे फिर से बहाल करने के लिए ये गठबंधन संघर्ष कर रहा है। आपको बता दूं कि बीते साल दिसंबर में कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी के चुनाव हुए थे और इसमें बीजेपी और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार गठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन गुपकार गठबंधन आगे रहा था, जबकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस चौथे नंबर पर। इस इलेक्शन की अहम बात यह रही थी कि बीजेपी का कश्मीर में खाता खुला था और उसे 3 सीटें मिली थी। अब जब से अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार, रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ मिलकर बैठक करी, तब से भारत के सियासी गलियारों से लेकर पाकिस्तान के सियासी गलियारों तक यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कश्मीर में कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी सरकार कश्मीर और कश्मीरियों के लिए कौन सा सियासी तमाशा तैयार कर रही है और अब दोबारा कश्मीर में कौन सा बदलाव किए जाने की तैयारी में लगी है मोदी सरकार। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में काफी बड़े और बारीक सियासी बदलाव होने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसके बाद वहां के बड़े नेताओं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लंबे वक्त तक के लिए नजरबंद कर दिया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला लिया गया। मतलब ये कि अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट ना होकर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश होगा। एक राज्य होगा जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी तो होगा लेकिन उसमें विधानसभा होगी, और दूसरा राज्य होगा लद्दाख जो पूरी तरह से यानी कंप्लीट यूनियन टेरिटरी होगा। अब जाहिर सी बात है, जब राज्य का पुनर्गठन हुआ है तो वहां पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को भी नए सिरे से तय किया जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को परिसीमन कहते हैं। परिसीमन करने का काम सेंट्रल की एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसे कहते हैं भारतीय परिसीमन आयोग। इसका टाइम टू टाइम गठन होते रहता है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं। यह आयोग लोकसभा और विधानसभा के एरियाज की सीमाओं को नए सिरे से तय करती है। इस पूरे प्रोसेस को परिसीमन यानी डिलिमिटेशन कहा जाता है। तो परिसीमन का मतलब है सीमा असेसमेंट। परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। इसका एक और नाम भारतीय सीमा आयोग भी है। इसका काम है स्टेट की विधानसभाओं और केंद्र की लोकसभाओं सीटों की सियासी सीमाओं का रेखांकन यानी स्केचिंग करना। भारत में सबसे पहले 1952 में परिसीमन आयोग गठित किया गया था। इस कमीशन ने सेंट्रल के लिए लोकसभा और राज्यों के लिए विधानसभा सीटों की सीमाएं तय करी थी। इसके बाद 1963 और 1973 में भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। आखिरी परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को किया गया था। दिसंबर 2007 में परिसीमन आयोग ने अपनी सिफारिशें सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी थी, लेकिन परिसीमन नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि परिसीमन आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू करी गईं। 4 जनवरी 2008 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। उस वक्त देश की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने 19 फरवरी 2008 को परिसीमन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी, और फिर देश के कई स्टेट्स में परिसीमन हुआ। कर्नाटक पहला राज्य था जिसमें परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिशों के बेस पर विधानसभा चुनाव हुए थे। अब जम्मू कश्मीर में परिसीमन के सहारे मोदी सरकार अपना कौन सा मकसद हासिल करना चाहती है, इसको समझ लीजिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से में कुल 111 विधानसभाएं हैं। इनमें 83 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, जबकि 4 सीटें लद्दाख की हैं। इसके अलावा 24 और सीटें पाक एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की हैं। अकेले जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 विधानसभा की सीटें हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो सिर्फ 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। पाक एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर की सीटों पर चुनाव नहीं होता है। और जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 56 सीटें चाहिए होती हैं। अब इस पूरे परिसीमन के पीछे का सियासी तमाशा क्या है, इसको जान लीजिए। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर राज्य की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 12,541,302 है, यानी कि करीब 1.25 करोड़। अब अगर लद्दाख को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू की आबादी है 5,378,538, यानी कि कुल आबादी का करीब 42.89%। और यहां विधानसभा सीटों की तादाद है 37।
जम्मू का क्षेत्रफल है 26,200 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जम्मू क्षेत्र में 710 वर्ग किलोमीटर पर एक विधायक चुना जाता है। वहीं कश्मीर की आबादी है 6,888,475, यानी कि कुल आबादी का करीब 54.93%। और यहां विधानसभा सीटों की तादाद है 46। कश्मीर का क्षेत्रफल है 15,900 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कश्मीर क्षेत्र में 349 वर्ग किलोमीटर पर एक विधायक चुना जाता है। अब परिसीमन आयोग को इस पूरे समीकरण को नए सिरे से तैयार करना होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से एवरेज निकालना होगा और फिर नए सिरे से विधानसभाओं की सीमा तय करनी होगी। इसकी एक और जो सियासी वजह है वो ये है कि जम्मू में करीब 62.6% हिंदू और 33.5% मुस्लिम हैं। वहीं कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी में है। अब नए सिरे से परिसीमन होने पर जम्मू क्षेत्र में सीटों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वहां की आबादी भी ज्यादा है और क्षेत्रफल भी। दूसरी तरफ बीजेपी लंबे वक्त से जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की सीटों की तादाद बढ़ाने की मांग कर ही रही थी। अब खबर के मुताबिक परिसीमन आयोग ने राज्य के सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखा था कि वो सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में ताजा जानकारी दें, और लगभग सभी जिलों ने यह जानकारी भेज दी है। अब आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। पीडीपी की प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में इस बात की तस्दीक करी है कि 24 जून को होने वाली ये बैठक के लिए उन्हें नई दिल्ली से फोन आया है। दूसरी तरफ 10 जून को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो मोदी सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जल्द शुरू होंगी, लेकिन ये कब तक होंगी इसको लेकर किसी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। पर अब बैठक की खबर सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव की सीटों के परिसीमन की चर्चा के लिए पहले पार्टियों के साथ चर्चा कर लेना चाहती है। जानकारों का कहना है कि ये एक तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी खामोशी को तोड़ने की कोशिश है और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर यह पैगाम भी जाएगा कि कश्मीर में अब सब चीजें नॉर्मल हैं। दरअसल मोदी सरकार लोकल नेताओं को साथ लेकर ही इस प्रोसीजर को शुरू करना चाहती है, क्योंकि उनके बगैर राजनीतिक प्रोसीजर्स की बहाली पॉसिबल नहीं है। माना जा रहा है कि 7 महीने बाद होने जा रहे 5 राज्यों के इलेक्शंस के दौरान जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दे। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।